Hello, everybody. Welcome to the Manhit Mein Jari podcast. I am Priyanka Mehrundkar, your host. And as you know, Manhit Mein Jari is an initiative towards the awareness, destigmatization, and sensitivity about mental illnesses. And today we have with us Mrs. Nagma Zamir, a clinical psychologist who has done MPhil in clinical psychology from the most oldest and renowned institute, CIP Ranchi. She is an RCI registered clinical psychologist who is presently working in Motihari Sadar Hospital, East Champaran, and she has been promoting mental health since 11 years. And she has also been taking online therapy sessions and counseling sessions. Welcome, Mrs. Nagma Zamir. We are so happy to have you here. Thank you. Thank you so much, Priyanka, for giving me this opportunity It's and our pleasure. inviting me. So, today our theme is awareness. And I'm going to ask a few questions to Nagmaji and she'll be guiding Yeah, us. sure. So, my first question to you is what are mental illnesses or disorders? Exactly, mental illnesses या disorders क्या होते हैं? Basically, mental illness is a health condition, mental health condition, जहाँ पर कि there is a sign and symptom, constellation of sign and symptoms, which lead to the different type of psychiatric disorders. So this is the mental, in which there is, यहाँ पर क्या होता है basically कि जो हमारे thought process होते हैं, जो हमारा emotions होता है, जो हमारे behavior होते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। और वो बदलाव हमारे डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है, हमारी फंक्शनल इंटरफेरेंस का कारण बन जाता है वो, और जिसकी वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, और इससे मरीज को भी दिक्कत होती है और उनके घर वालों को भी काफी दिक्कत होती या तो है। मैंने यस। भी एक्सपीरियंस जब किया था तो सर्टनली वो अपनी फंक्शनैलिटी डे टू डे फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है एंड ना सिर्फ एक आई थिंक हर एक एरिया ऑफ योर लाइफ गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या Every area, because every area of your life or personality is related to your thought, emotion, and behavior only. And in mental illness, these three areas affected. एग्जैक्टली तो हाउ डू वी कैटेगराइज मेंटल इलनेसेस एज सच हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं मेंटल इलनेसेस को बेसिकली जैसे कि हमने आपको लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि देयर इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स. So there are different type of psychiatric disorder, and particular psychiatric disorder के particular set of sign and symptoms होते हैं, जिसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं या फिर हम कैटेगराइज करते हैं. वैसे अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें कि मेंटल इलनेस को ब्रॉड टर्म में किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो ब्रॉड टर्म इज अ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस. इसके अलावा और भी है, जैसे इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस एंड चिल्ड्रन हो गया, फिर आपका ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो गया, जिसमें कि अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी चीजें आती हैं, ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया. तो इस तरह के डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहां पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, बट वो चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम होगा पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए. दैट्स कैटेगराइजेशन में मैंने डीएसएम के बारे में सुना है व्हाट इज दैट एग्जैक्टली ऑल. DSM is a classificatory system, and ICD is also a classificatory system. तो इंडिया में जो है वो ICD यूज होता है, नॉट DSM. DSM के हिसाब से हम यहाँ पर कैटेगराइज नहीं करते हैं मेंटल इलनेस को, हम ICD-10 के हिसाब से मेंटल इलनेस को कैटेगराइज करते हैं, और अभी ICD-11 भी आ चुका है. हालांकि इतना एक्टिव नहीं हुआ है ये ICD-11, अभी भी बहुत सारे लोग ICD-10 पे ही हैं, वो उसी से कैटेगराइज कर रहे हैं. तो DSM बेसिकली वो बाहर के देशों में ज्यादा चलता है, इंडिया में ICD-10 यूज होता है. ओके तो हमने भी जब हम पढ़ रहे थे तो तभी हमने भी वहां पर ICD-10 ही यूज किया था. आई हैव रियलाइज दैट बचपन से ही कहीं ना कहीं ये सब स्टार्ट हो जाता है सो व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हाइल वी आर कंसिस्टेंटली एक्सपोज्ड टू नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एज अ चाइल्ड हम्म. और अब ऐसा है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूरो कहते हैं.
तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, जस्ट लाइक डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया। दीज आर दी फ्यू न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन है, ठीक है। Yeah. माइंड जैसे कमांड करेगा हम वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करेगी, ठीक है। और माइंड कैसे कमांड करेगा? थ्रू द फंक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। Hmm. न्यूरोट्रांसमीटर की जो मात्राएं होती हैं, बेसिकली मेंटल इलनेस के जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, Hmm. राइट। तो जब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है तो उसकी वजह से जो कमांड, सही कमांड देना है माइंड को, बॉडी को, या फिर हमारे ग्लैंड्स को, या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, तो वो नहीं दे पा रहा है सही कमांड, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कि हमें इस सिचुएशन में हंसना चाहिए या रोना चाहिए, हमारा माइंड इस कमांड को नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है। Hmm. ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें इम्बैलेंस है, उसकी वजह से। तो वैसे ये जैसे कि अगर एसिटिलकोलिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो मेमोरी लॉस होने की सिम्टम्स दिखने लगेंगे, कि मेमोरी लॉस हो रहा है, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। डोपामिन जो है वो भी हमारे मूड को और हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अगर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है तो पॉजिटिव सिम्टम आते हैं, पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने कहा कि न्यूरोसिस एंड साइकोसिस के स्पेक्ट्रम में हम डिवाइड करते हैं, तो Yeah. साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। तो अगर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है ब्रेन में, तो क्या मेसोलिम्बिक पाथवे पर, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो आने लग जाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम में क्या क्या आते हैं? हेलुसिनेशंस हो गए, बिना स्टिमुली के चीजों को परसीव कर लेना, या डेल्यूजन हो गया, या अग्रेशन हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोगी जो है बहुत अग्रेसिव हैं, Hmm. ठीक है। खास करके मैनिक कंडीशन में या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में कभी कभी अग्रेसिव पेशेंट देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। Okay. तो उनके कहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है कि मेसोलिम्बिक पाथवे जो है माइंड में, ब्रेन में सॉरी, तो वहां पर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो जो जो भी मेडिकेशन दिया जाता है वो उस इम्बैलेंस को जाकर के ठीक करते हैं। जो साइकेट्रिक मेडिकेशन हम देते हैं वो उस इम्बैलेंस को ठीक करते हैं ताकि सिम्टम्स स्लो डाउन हो जाए। Okay. So basically, I got to know that वो अगर ज्यादा भी हो जाए केमिकल्स तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है. They have to be बिल्कुल in बिल्कुल, balance. बैलेंस बैलेंस वे में। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप खाना बना रहे हो तो स्पाइसेस की जो अमाउंट है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो खाना में मजा नहीं है। Hmm. बिल्कुल वैसे ही है। So the next question for you is, what are the solutions that are available for people who are going through something like this, and what is the holistic approach? कि एक संपूर्ण हर चीज को सोच के अगर हम एक सॉल्यूशन फाइंड करें कि क्या एक होलिस्टिक वे में इस चीज को हील किया जा सकता है किसी भी मेंटल इलनेस को, व्हाट शुड बी द अप्रोच? लुक, अब ये डिपेंड करता है कि मेंटल इलनेस किस तरीके का है या उसकी सिवियरिटी लेवल कितनी है। जैसे कि हम लोग आईसीडी में जब हम कैटेगराइज करते हैं डिसऑर्डर्स को, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सपोज मान लीजिए कि माइल्ड डिप्रेशन है हम्म. या हाइपोमैनिक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेडिसिन तो चलेगा ही, साथ में अगर कैटेगराइज कर चुके हैं हम कि हाँ ये कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, माइल्ड डिप्रेशन है या हाइपोमेनिया है या फिर बाइपोलर है, जो भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेडिकेशन तो चलेगा ही चलेगा, साइकेट्रिक मेडिकेशन। उसके साथ साथ क्लाइंट को थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस की भी जरूरत होती है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्यों थेरेपी? जैसे जनरली बहुत सारे रोगी का ये रहता है, पेशेंट्स का ये रहता है कि हम काउंसलिंग सेशन में बातचीत के थ्रू, बेसिकली थेरेपी और काउंसलिंग सेशन इज अ ट्रीटमेंट कि हम बातचीत के द्वारा चीजों को ठीक करते हैं, ठीक है। हम्म. तो बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेरी होता है कि सिर्फ बातचीत करने से ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जैसे कि मानसिक रोग की हम बात कर रहे हैं तो ये एक मन की बीमारी है, और मन बोलने का मतलब है दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट, सोच की बीमारी है, थॉट ठीक प्रोसेस. है। हम्म. थॉट प्रोसेस, तो थॉट प्रोसेस में जहां भी चेंजेस आया, सपोज मान लीजिए कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव हो गया और एक हम्म. लंबे समय से वो होता चला आ रहा है, ठीक है।
मान लीजिए महीने दिन से या साल भर से हम नेगेटिवली ही ज्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव हम चीजों को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन में, जैसे हमने बताया कि पाथवेज हैं, है ना, उसको हम सर्किट भी बोलते हैं। तो हम्म। जो डिफरेंट पाथवे में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने का फिक्स है कि इस पाथवे में इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो थॉट हम्म। प्रोसेस से क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं, राइट। Yeah. तो अगर हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उसी तरीके से फिर हमारे ब्रेन सेल एक्टिवेट होंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव इमोशंस भी ऐड है, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रेन सेल एक्टिवेट होंगे, और जो सर्किट पे जो होना चाहिए वो ना हो करके दूसरे तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। हम्म। तो जड़ कहाँ पर है, हमारा थॉट प्रोसेस पे, सोच पे है। तो मानसिक रोग का जड़ ही है सोच, वो सोच से स्टार्ट ही होता है कि आप एक लंबे समय से नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, तो फिर ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव आ जाएगा, और उसके बाद फिर वो बदलाव जो है वो आपके बिहेवियरल एंड इमोशनल इसमें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इमोशंस में, बिहेवियर में मैनिफेस्ट होने लग जाएगा एज अ साइन एंड सिम्टम्स, हम्म। ठीक है। तो इसके लिए काउंसलिंग, थेरेपी और थेरेपीज, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हैं, जैसे सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, और भी बहुत सारे थेरेपीज हैं जो कि NLP। हम करते हैं। हाँ, एनएलपी हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज आर देयर जिससे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बार जैसे हमने कहा कि माइल्ड है, अगर सिवियरिटी कम है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो वहां पे मेडिकेशन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो थेरेपी हम्म। सेशन में अगर आ गए हैं, तो थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन शायद 1 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में खा करके वो बिल्कुल वापस से आ जाएंगे मन की नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। Yeah. लेकिन अगर सिवियरिटी लेवल हाई है, सपोज मान लीजिए सीवियर डिप्रेशन है, तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हम मेडिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं कि पहले हम्म। उनके सिम्टम को सेटल डाउन करना है, ठीक है। Yeah. जब सिम्टम उनके सेटल डाउन होंगे, तो फिर हम उनपे थेरेपी सेशंस ले सकते हैं उनके साथ, Yeah. क्योंकि उनको जो हम कह रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है, राइट। तो इसलिए पहले जब सीवियर कंडीशन पे है, तो हम पहले फोकस मेडिकेशन को करते हैं कि मेडिकेशन लेकर के वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, फिर थेरेपी सेशन उनका स्टार्ट होगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच यही है कि ना तो सिर्फ आप मेडिकेशन के साथ ठीक हो सकते हैं, ना तो सिर्फ आप थेरेपी के साथ ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही चीज लेना है हॉलिस्टिक अप्रोच में, हम्म। एज पर योर नीड, की जैसा जिस तरीके का नीड है उस तरह की थेरेपी होगी, जिस तरह का नीड है उस तरह का मेडिकेशन चलेगा, ठीक है। अब यह है कि अब जैसे आम जिंदगी में लोगों को डिसऑर्डर नहीं होता है बहुत बार, ठीक है, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ। जहाँ जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल हेल्थ बहुत बार हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज होता है, जो कि किसी डिसऑर्डर में कैटेगराइज नहीं होता, ओके। ठीक है। बट वो है कि हाँ, आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो हम्म। वहां पे सिर्फ थेरेपी एंड काउंसलिंग काम कर जाएगा, वहां पे मेडिकेशन की फिर जरूरत नहीं। ओके। हाँ, तो इस तरीके से चीजें होती है। When it's like a temporary phase and ailment for some time, then it can be हम्म, resolved with therapy हम्म, itself. But हम्म, जब कोई हम्म, specific disorder है और especially अगर severity high हम्म, है, तो there has to be a combination of medicine and therapy. सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि इरिटेबिलिटी हमारे बिहेवियर में बढ़ गई है, राइट। हाँ। या फिर हमें रात में बहुत अच्छी नींद नहीं आ रही है, या फिर हमें लोगों से मिलने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मगर फिर भी हम लोगों से मिल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उससे हमारा डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम मेंटली एग्जॉस्ट ज्यादा हो रहे हैं डे बाई डे, हम्म। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, इस हम्म। कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि वो थेरेपी सेशंस ले आकर के, काउंसलिंग सेशंस ले आकर के, शायद उससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट, कि हम चीजों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। सपोज हम्म। मान लीजिए कि कोई न्यू जॉब में एंटर किया है, कि कोई न्यू जॉब लिया, उसके बाद उसके बिहेवियर में इस तरह की चेंजेस आए हैं, तो बेसिकली दिस इज द ट्रांजिशन फेज, कि हम पढ़ाई के बाद एक न्यू जॉब ले रहे हैं, है ना। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, और वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है कि हम Yeah. इस जॉब में टिक पाएंगे कि नहीं, अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, उसकी वजह से हमारे इमोशन एंड बिहेवियर में चेंजेस है, पर हमारा उससे डेली लाइफ हैम्पर नहीं हो रहा है, बट हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं या थेरेपी ले रहे हैं, तो वहां पे जो चीजें हैं उनका सॉर्ट आउट हो सकता है।
क्योंकि हम्म, उनके देखने के नजरिया को हम बातचीत करके बदल सकते हैं। वो जिस yeah, तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू टॉक। right, got that. And it's so important. Like मेरा next question actually उसी बारे में है कि like how do we know that it is the right time to seek help? You know, because right यस, time पे help मिलना यस, बहुत जरूरी है so that वो build up होके हाथ बिल्कुल, से बाहर बिल्कुल, ना चले जाए. So what is the right time to बिल्कुल। seek help and why is it important? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज द राइट टाइम। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि हमें हेल्प कब चाहिए। जब चीजें बहुत बुरी हो जाती हैं तब वो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, फिर वो न्यूरो के पास जाते हैं, उसके बाद वो साइकेट्री में आते हैं। तब तक Very true. चीजें इतनी बिगड़ चुकी होती हैं, इतनी Very true. बिगड़ चुकी होती हैं कि फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो Yes. प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि देयर इज साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर इज टोटली रिलेटेड टू द कॉन्स्टलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो अब जैसे हमको अवेयर होना है अपने बारे में, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं, वैसे हमें अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना उतना ही जरूरी है। मान लीजिए कि हम मोटे हो रहे हैं, तो हमको लगता है अरे हम तो मोटे हो रहे हैं, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सके। तो हम यहाँ पे अवेयर हैं फिजिकल Hmm. हेल्थ के को लेकर के, ठीक Hmm. है। हमें कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ रहा है, हम चेकअप करवाए, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हमें उस तरह की चीजें नहीं खानी है, हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर हैं। एंड बट वो मेंटल स्केल्स हेल्थ, पे दिख जाता है. वो स्केल्स पे दिख जाता है, बिल्कुल, वो चीज हमें दिख जाती है. मेंटल हेल्थ का द ट्रिकीस्ट बिल्कुल। पार्ट इज वो हमें दिखता नहीं है. अपने नहीं, यही एक यही यही सबसे बड़ी. प्रियंका, प्रियंका यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, मिथ है कि हमें ओके. दिखता नहीं है। मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज करना कि हम अब स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, वो फिजिकल हेल्थ से भी इजी है, ओके. ठीक है। वो कैसे? सपोज मान लीजिए कि आपकी रात की नींद खराब हो रही है, ओके. ठीक है। रात में आपको नींद नहीं आ रही है, हो गया 1 हफ्ते हो गए, विदाउट एनी रीजन आपको रात में नींद नहीं आ रही है, हम्म. ठीक है, महीने हो गए। तो आपको समझ जाना चाहिए यू आर इन अ मेंटल स्ट्रेस। हम्म. अगर आपके एपेटाइट में चेंजेस आ गई है, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या आपको भूख नहीं लग रही है, या आपके खाने का टाइम चेंज हो गया, पहले आप अच्छे से खाते थे अब आप खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस स्टार्ट ही होता है बायोलॉजिकल सिम्टम्स से, ठीक है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल सिम्टम। तो जैसे ही बायोलॉजिकल सिम्टम आपको दिखने लगे, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको ये चीज समझ आए कि हम मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो फिर आप रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को कि क्या हो रहा है, कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हम मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में हैं। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किस एरिया में, सपोज रिलेशनशिप इश्यूज, जैसे अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, तो इनमें सबसे कॉमन चीज क्या होता है? रिलेशनशिप इश्यूज, ओके. ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, कि सोशल आइडेंटिटी मेरी क्या है, उसके गर्लफ्रेंड है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, उसका बॉयफ्रेंड हमारा बॉयफ्रेंड नहीं, ठीक है। ये एक सोशल स्टेटस है एडोलेसेंस का, ठीक है। तो किसी को नहीं भी अफेयर करना है तो वो सिर्फ सोशल स्टेटस की वजह से अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जब उसमें अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो फिर उनका वो मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वो तनाव में आ जा रहे हैं कि लोग क्या पीयर बोलेंगे, हमारे प्रेशर. ऊपर हंसेंगे। हम्म. पीयर प्रेशर एक हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये बायोलॉजिकल। तो अब इससे क्या होगा? सबसे पहले उसकी नींद खराब होगी, उसकी भूख खत्म होगी, और जो तीसरी चीज है वो होगा कि आपके बिहेवियर में, आपके इमोशन में चेंज आएगा, इरिटेबिलिटी। छोटी छोटी बातों पे अब हम चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, हम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। मम्मी कुछ बोल रही है तो हम ज्यादा गुस्सा करने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बड़े छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम है जो अगर हम अवेयर हों तो हम तुरंत पिक कर जाएंगे कि हम मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो हम इस एरिया में मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो हमें इस, अगर हम इस एरिया में मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो हमें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हम खुद से इस चीज को डील नहीं कर पाए, हम्म. ठीक है। वेरी ट्रू. तो इसीलिए हमें हेल्प की जरूरत है। तो वहां पे काउंसलिंग सेशन एंड थेरेपी सेशंस में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं।
क्योंकि राइट। वो एक चीज को एक ही तरीके से देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप को एज अ सोशल स्टेटस देख रहे हैं अपने पीयर ग्रुप में, ठीक है। बट सोशल रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सोशल स्टेटस, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत ही डीप ये है, इसका मीनिंग जो है वो बहुत डीप है, जिसको कि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी हम लोग जैसे लोगों के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बड़े एडल्ट लोगों के लिए फिर तो वो बच्चे हैं, वो कहाँ समझेंगे इस चीज को। तो टॉक थेरेपी में या फिर काउंसलिंग सेशंस में हम उन्हें वो पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि इसका ये भी पर्सपेक्टिव है, आप इसको इस पहलू से नहीं देख रहे, हम्म। ठीक है। वो प्यार को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, ठीक है। बच्चे जो है, एडोलसेंस जो है, प्यार को एक ही नजरिए से देखते हैं। पर प्यार इस लव जो है वो बहुत ही डीप डाउन है, उसको समझने के लिए ना वो पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो उनको पर्सपेक्टिव दिखाना हमारा काम है कि ये पर्सपेक्टिव भी देखो, इस पर्सपेक्टिव में आप कहाँ पे आ रहे हो, ठीक हम्म। है। प्यार जैसे शब्द है तो प्यार हर किसी के लिए है, माँ बाप के लिए भी प्यार है। पहले जब गर्लफ्रेंड ने डिनाई कर दिया तो हम सोचे कि हम तो जिंदगी ही हार गए। तो क्या माँ बाप से प्यार नहीं था? माँ बाप से भी प्यार है, भाई बहन से भी प्यार है, प्यार तो सबसे है, ठीक है। फिर एक प्यार को रिजेक्शन मिलने पर आप ऐसे क्यों हो गए? बाकी प्यार तो आपके पास है। तो प्यार सिर्फ एक तरीके से देखने की चीज नहीं है, वो बहुत डीप है। तो उसके कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसे कितने तरीके से हम देख सकते हैं, उसे हम कैसे फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उन्हें बताते हैं ताकि वो चीजों को समझ जाए। राइट। एंड दैट्स ट्रू कि एक पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन शिफ्ट अगर आ जाए तो उस चीज से हम्म। रिलेटेड भी सारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, सारा जो आगे का चक्र चलता है ना, वही चेंज हो जाता है। जी। जब भी जी मैंने भी बिल्कुल। ये सीखा था थेरेपी में कि नरेटिव जब हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी अपनी जब मन में हमने हम्म स्टोरी बना रखी है इस चीज की, जब हम स्टोरी हम्म एकदम ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब रखते हैं तो हमारे पूरे उसी हिसाब से थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स जनरेट होते हैं। हम्म, और बहुत नेगेटिव जी हो जी। अगर स्टोरी तो उतने ही नेगेटिव एंड ड्रामेटिक होंगे इमोशंस। अगर हम शिफ्ट करें और वो स्टोरी पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग एटलीस्ट रखे कि कुछ तो हम्म। एम्पावरमेंट क्रिएट हो उससे, ऐसी तो रख सकते हैं हम बुरी से बुरी स्टोरी भी। वो वो जब बिल्कुल। नरेटिव हम बिल्ड करते हैं माइंड में तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है कि वो एक हम्म। ऑप्शन चॉइस आ जाता है अपने पास कि या देर इज अनदर वे। बिल्कुल, देयर आर डिफरेंट चॉइस। या हाँ, जनरली जब हम एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं, मेरा मेन फोकस एडोलेसेंस होते हैं, क्योंकि अच्छा। एडोलेसेंस इज अ वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। या तो जब हम एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं उनका बस एक ही ऑप्शन होता है, डू और डाई वाला। ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म। ये हमारे टर्म में, साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाँ। कॉग्निटिव रिजिडिटी, ठीक है। ओके। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होता है कि आप किसी एक सिचुएशन को या किसी एक चीज को कितने पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी कॉग्निशन में, वाह। ठीक है। और अगर आप एक ही तरीके से देख रहे हैं तो वहां पे रिजिडिटी आ गई, वो रिजिड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओसीडी में कॉग्निटिव रिजिडिटी रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। कि वहां पे वो लोग रिजिड हो जाते हैं कि ये गंदा है तो इसको धुलना है, ये गंदा है तो इसको धुलना है। वो रिजिडिटी से हट नहीं पाते हैं। तो ओसीडी पे जब हम काम करते हैं तो हम मेनली उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। कि जब आपने बोला कि हम पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, देन हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, देन हम साइकियाट्रिस्ट की, दिस इज सो ट्रू। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे लगता था हार्ट अटैक जैसा ही सेम उसका पैल्पिटेशंस होते हैं यस यस एंड यस यस। पर्सपिरेशन होता है एंड आउट ऑफ नोवेयर पेन होता है, सीवियर पेन बहुत, होता है हाँ, हार्ट में। हार्ट में भी पेन होता हम्म है, पूरे बॉडी शिवर हो रही है एंड यू नो ऑलमोस्ट हम्म कोलैप्स, यू फील लाइक यू आर गोइंग टू डाई इन दोज फ्यू मिनट्स। हम्म तो मैं जाके ईसीजी दो तीन हम्म बार ईसीजी करा के आई मैं, और उन्होंने मुझे फाइनली हम्म। बताया कि दीज आर नॉट हार्ट अटैक्स, बोला दीज आर पैनिक ओके अटैक्स। एंड फिर मैं गई थी ओके। किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, देन आई वाज डायरेक्टेड देयर। तो दिस हैपेंस वेरी कॉमनली। हम्म एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि what is the हम्म role of insight एंड अवेयरनेस दैट समथिंग इज हैपनिंग टू अस? बिकॉज मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस एनीवेज इतनी नहीं है, इसलिए हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम्म right? हम्म लेकिन हम्म जो हमारा हम्म इंसाइट है ना कि हमें कुछ हो रहा है, ये समझ पाना, हम्म हम्म क्या हो रहा है हम्म समझ पाना, हम्म इसका क्या रोल है और ये हम्म कितना इम्पोर्टेंट है? इंसाइट का अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ा रोल है,
मेंटल हेल्थ में। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेंटली पेशेंट जो होते हैं, चाहे वो डायग्नोसिस लेवल पे हो या ना हो, उनके लिए ये जरूरी है कि इंसाइट कि हमारे साथ हो क्या रहा, क्यों हो रहा, वाई। ठीक है, तो जब हम थेरेपी या काउंसलिंग करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज साइको एजुकेशन। हम्म। साइको एजुकेशन में वी विल एजुकेट देम कि लुक दिस इज दिस प्रोसेस, कि इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो जब वो समझ पाते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो वो अपने जो साइन एंड सिम्टम है उसको कनेक्ट कर पाते हैं, अगर वो प्रोसेस समझ जाए। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप कंप्यूटर का प्रोसेस ही नहीं जानते, तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। True. ठीक है, तो वैसे प्रोसेस समझना जरूरी है। तो इंसाइट इंसाइट वही है कि इंसाइट में हम उन्हें बताते हैं अंतर्दृष्टि। इंसाइट को हिंदी में हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर झांकना, तो वो मरीज खुद से नहीं झांक सकते, वो हम उन्हें बताते हैं कि देखो, आप खुद देखो। हम उन्हें देते हैं कि देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं आपको, आप ये फील कर रहे हो। तो वो अग्री करते हैं, दिस इज ऐसा ही हो रहा है। फिर उनको समझ में आता है अच्छा ये प्रोसेस है और इससे ऐसे हो रहा है। तो जब वो प्रोसेस समझ गए, वो समझ गए कि रूट कॉज क्या है हमारी प्रॉब्लम का। हमें गुस्सा आ रहा है, सपोज मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है, कि अगर हम सबमिसिव हैं, हम अपने मन की बात किसी के पास नहीं रख पाते, ना अपने पीयर ग्रुप के पास, ना अपने फैमिली मेंबर्स के पास, हम अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और कोई भी कुछ बोलता है तो हम उसको उससे सुनना पड़ जाता है, सबमिसिव है, तो वो क्या होता है, एक तरह का हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है या इरिटेबिलिटी हो रही है। तो लोग किस पे काम करना स्टार्ट करते हैं कि एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है उस पे हम काम करेंगे, एंगर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम्म। एंगर मैनेजमेंट के लिए हम कुछ भी करेंगे। बट ठीक है, एंगर मैनेजमेंट पे हम काम करेंगे, ऑब्वियस, उसी पे काम करेंगे, बट हम रूट पे जाके काम करेंगे। ठीक है, रूट क्या है कि हम सबमिसिव हैं, हम अपनी बातें रख नहीं पाते, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो हम उन्हें सिखाते हैं असर्टिवनेस स्किल, Okay. कि असर्टिवनेस स्किल है ये, जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, असर्टिव होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप रूड हो रहे हैं। हम्म। असर्टिव होने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप अपनी पॉइंट रख रहे हैं, जो कि आप पोलाइटली किसी के भी सामने रख सकते हैं। ये अलग बात है कि वो आपके पॉइंट को कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, हम्म। बट आपने अपना पॉइंट रख लिया। फ्रस्ट्रेशन किस बात से था कि आप अपने मन की बात सामने रख ही नहीं पाते, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बता ही नहीं पाते। ठीक है, हो सकता है बहुत बार जैसे कि पेरेंट और बच्चे की बात कर लें। पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे बच्चे को इंजीनियर ही बनना है। यहाँ भी बच्चा अगर सबमिसिव है, तो वो जबरदस्ती इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का पढ़ाई करेगा, तो उसमें वो सक्सेस नहीं होगा। तो वहां पे दो तरीका फ्रस्ट्रेशन, एक तो कि उसकी मर्जी के बगैर उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है, इस बात का फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा जो स्टडी का जो प्रेशर है उसका अलग टेंशन, और जो स्ट्रेस और उसे करना फ्रस्ट्रेशन। है, जो उसे करना है वो नहीं कर हाँ, पा रहे कितने सालों तक, उसका भी एक बिल्कुल, बिल्डअप होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन है उसका, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, वो इरिटेबल हो रहा है, ये वो एंगर आउटबर्स्ट की तरह आ रहा है। माँ बाप इसलिए परेशान है कि ऐसे क्यों हो रहा है। पर यहाँ पे अगर वो अपना पॉइंट रख देता कि नहीं ठीक है, मुझे ये चीज नहीं लेनी है, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप एक बार सोचिए, या पोलाइटली अपनी बातों को रखता है। ठीक है, और पेरेंट्स उसको कंसीडर करते हैं, तो ना तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, ना वो चीज आएगी कि एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है या इरिटेबिलिटी हो रही है। तो वो चीज जरूरी है। वेरी ट्रू। एंड रूट कॉज जब हम आई थिंक एड्रेस कर लेते हैं, तो आई थिंक हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, हम्म, बिकॉज बाकी सब तो कॉन्सिक्वेंसेस है, उस चीज की वजह से होने वाले। हम्म। तो जैसे मुझे एक केस याद आ गया अपना, मुझे हम्म। मेरा एक केस याद आ गया। हाँ। जब हम बनारस में थे तो एक केस था हमारे पास, तो उसमें क्या था कि बच्चा जो था वो बहुत ब्रिलियंट, हमेशा हम्म। 98% से नीचे कभी आया ही नहीं बचपन से। ठीक हम्म। है, लेकिन अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो उसका ये था कि लैक ऑफ अटेंशन है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लो फील कर रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी भी हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है,
अब क्या है कि यहाँ पे उसकी ये दिक्कत थी कि बचपन से जो उसके फादर थे वो बहुत क्रिटिकल थे, बहुत क्रिटिसाइज करते थे। मतलब 98%, 99% मार्क्स लाने के बाद भी उसके फादर उसके टीचर्स के सामने उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, यू शुड वर्क ऑन दिस। तो ये एक बड़ा ही एम्बैरसिंग सिचुएशन उसके लिए। तो और अब यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है, वो अपनी बातें नहीं रख पा रहा है, ना टीचर के पास ना पेरेंट के पास, ठीक है। And no तो matter no यहाँ पे matter वो what he is फ्रस्ट्रेशन। achieving, no matter what he is achieving, it यस, is never good enough for the parent, no? यस, हाँ, यस। तो वहां पे वो frustration और स्ट्रेस और एंजाइटी उसका जमता चला गया, जमता चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें भरती चली गई। अब बचपन से लेके आज तक वैसा ही होता रहा, तो अब इतनी ज्यादा एंजाइटी भर गई है, इतना ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड फिल हो गया है कि अब वो पैनिक अटैक के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हमने पेरेंट्स से भी बात की, उससे भी, उसे भी समझाया कि लोग, दिस इज द प्रोसेस, ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं, Hmm. ठीक है। उनके पेरेंट्स को भी समझाया, पेरेंट्स ने भी अपने बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव किए, तो उसके बाद उसे काफी रिकवरी हो गई उसकी, इससे। तो वही चीज है कि जब तक प्रोसेस हम नहीं बताएंगे, जब तक वो चीज मरीज को ना समझ में आए, उसके गार्जियन को ना समझ में आए, क्योंकि साइको एजुकेशन सिर्फ मरीज के लिए नहीं है, उसके पेरेंट के लिए, गार्जियन के लिए भी है, कि हम उन्हें भी साइको एजुकेट करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग और थेरेपी जो हम सेशन लेते हैं, तो वो सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि इन्वायरमेंट चेंज जरूरी है, हाँ। तो हम इन्वायरमेंट पे भी काम करते हैं। अगर स्कूल में बात करना है और अगर हमारे पास स्कोप है बात करने का, तो हम हम्म, वहां भी बात करते हैं। अगर हाँ, पेरेंट्स से बात करना है और पेरेंट ओपन टू चेंज है, ये भी बहुत बड़ी बात है ये कि अगर जरूरी पेरेंट है। ओपन टू चेंज है, हाँ, हम्म। तो हम उनसे भी बात करते हैं। तो जब सारी तरफ से चीजें होती हैं, तो वहां पे रिकवरी जल्दी होती है, ट्रू। ठीक है, वेरी ट्रू। रादर देन कि हम सिर्फ पेशेंट पे काम कर रहे हैं। या आई थिंक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग या फिर फैमिली काउंसलिंग या फिर मैरिज काउंसलिंग भी होती है। तो जहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम कहीं और है और गोलियां कोई और खा रहा है, ऐसे हो जाता है। बिकॉज कोई अफेक्ट हाँ हो रहा या। है किसकी मेंटल हेल्थ इस पॉइंट पे हम्म। दैट हम्म। रूट कॉज तो एड्रेस हो ही नहीं रहा है, एनवायरमेंट टॉक्सिक ही है। तो फिर वहां से फिर हम्म। निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हो हम्म। रहा है। तुम सिर्फ अकेले मेहनत करके कितना हम्म। कर लोगे? ये भी एक फैक्टर है। तो फिर रिकवरी उस पॉइंट तक नहीं हो सकती जितना होना चाहिए। रिकवरी होती है नो डाउट, अगर पेशेंट काम करते हैं खुद के ऊपर, ठीक है, तो रिकवरी होती है कोपिंग बहुत बार। कोपिंग हाँ, मैकेनिज्म। 70-80% रिकवरी हो जाती है, इतनी रिकवरी हो जाती है कि वो डेली लाइफ में चीजों को रन कर सके। लेकिन फिर वहां पर एक इम्पैक्ट आ जाता है कि फिर वो घर से, परिवार से दूर हो जाते हैं। हम्म। ये चीज होता है, ये देखने को मिला है कि जब फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पेशेंट खुद से वो चीज समझ करके, खुद पे काम करके वो स्पेस से बाहर जब निकल जाते हैं, तो फिर वो फैमिली से उनका जो एक अटैचमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। कि फैमिली को भी जरूरत है सपोर्ट करने की, वहां भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। और अगर वो वहां पे सपोर्ट नहीं करते और बंदा देख रहा है कि हमें सपोर्ट चाहिए और मिल नहीं रहा है, और वो खुद के स्ट्रगल से जब वो स्पेस से बाहर निकल जाता है, तो फिर वहां पे एक डिटैचमेंट देखने को मिलता है रिलेशनशिप में, जो हम्म। कि बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप हमारे पास नहीं थे। तो वो ना चाहते हुए भी एक डिटैचमेंट बन जाता है, जिसको जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते में अगर गांठ पड़ जाए तो फिर वो पहले की तरह नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसी चीज हो जाती है कि वो हम्म। एक गांठ बन जाता है। वो चाहता नहीं है, दिल से नहीं चाहता है, पर वो एक आता है, सबकॉन्शियस लेवल से वो चीजें आती हैं, वो गांठ पड़ जाता है। इट्स क्वाइट नेचुरल कि ये होना क्वाइट नेचुरल है कि हाँ, एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी थी और किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो उस बच्चे को मतलब अकेले ये सारी चीजें डील करनी पड़ी। या अकेले और सब रिजॉल्व अगर करना। अगर सही माने तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इसमें, सोसाइटी, हमारे कल्चर में, हम्म। कि फैमिली मोस्टली, ऐसे नहीं कहेंगे 100%, हम्म। ठीक है, पर मोस्टली जो फैमिलीज होती है वो इस बात के लिए अग्री ही नहीं करती है कि हमारे चेंज होने से ये चीज हो सकता है। हम्म। जब हम काउंसलिंग करने बैठते हैं, तो उन्हें कन्विंस करना हमें बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए काम होता है कि फैमिली के चेंज होने से मरीज कैसे चेंज हो जाएगा। सो तो ट्रू। यहाँ पे भी साइको एजुकेशन और इंसाइट की जरूरत होती है।
या कि हम साइको एजुकेट करते हैं फैमिली को। पर उसके बाद भी एक चीज होती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम प्रोसेस तो समझ गए कि ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से ये चीजें हो रही हैं हमारे बच्चे के साथ, लेकिन क्या हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्योंकि जनरली हम बुरी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और हम ओपन टू चेंज नहीं होते, हम खुद में बदलाव नहीं करना चाहते। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। जब तक हम ओपन टू चेंज नहीं होंगे, तब तक मॉडिफाई नहीं होगा कोई भी चीज। वेरी ट्रू। ठीक है। और हम ये कहें कि हर इंसान अगर खुद पे काम करना स्टार्ट कर दे, तो पूरी सोसाइटी तो वैसे ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली। सिर्फ खुद पे काम करना है, किसी और पे काम करना ही नहीं है। जबकि हमारा क्या होता है कि दूसरों पे काम करना, वो ऐसे कर रहा है, उसके गलत बिहेवियर को हम सही कैसे कर सकते हैं? भाई, आपके अंदर भी कुछ चीजें हो सकती है जहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हर में वीकनेस और स्ट्रेंथ है। हर की पर्सनैलिटी में वीकनेस और स्ट्रेंथ है। तो हर किसी को ये खुद में रिव्यू करना चाहिए, खुद में एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिस जिस जगह पे हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट, और हाँ। अगर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो ऐसे सिचुएशन ही नहीं क्रिएट हो। Very true. This brings me to the seventh question, that what is the role of socialization with people during such critical periods of time? क्योंकि कहीं ना कहीं हो क्या जाता है कि हमारे ही अपने लोग, उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे हमें जो चाहिए वो तो नहीं मिल बिल्कुल। रहा है, इनफैक्ट पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे केस में हमें हो क्या जाता है कि हम बाहर भी ट्रस्ट करना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस करते हैं, कि टू ट्रस्ट एनीवन इज डिफिकल्ट फॉर अस नाउ, बट स्टिल व्हाट इज द रोल एंड हम्म। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन? सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि हम बाहर के लोगों पे बिलीव नहीं करते, हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और हम उनसे मिक्सअप नहीं होना चाहते। फिर हम बताएंगे सोशलाइजेशन का रोल क्या है। हम्म। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहला तो कि ये सिम्टम्स है, हम्म। मेंटल इलनेस के ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है, राइट? तो जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जैसे कि हमने कहा पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स, तो उसमें एक सिम्टम है डेल्यूजन। तो डेल्यूजन क्या होता है? फॉल्स बिलीफ होता है। ठीक है। जहाँ पे हम फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि अगला हमें मारना चाहता है, अगला हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है। तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये तो सीवियर लेवल की चीजें हो गई कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इस तरह की चीजें हो देखने को मिलेंगी, या कभी कभी बाइपोलर में भी ये चीजें देखने को मिलती है, मैनिक कंडीशन में। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्यूजन होते हैं, अलग अलग डेल्यूजन होते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी जहाँ पे हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं किसी मेंटल इलनेस में, ठीक है, वहां पे भी एक ये चीज होती है कि हम लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो केमिकल चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से हम, पहला तो कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कि मेजर जो कारण है विश्वास नहीं करने का, वो ये है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव हुआ। ठीक है। और हमारा थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव है, तो फिर हम चीजों को नेगेटिवली परसीव करेंगे। हम ये मानकर बैठ जाएंगे कि अगला तो हमारे साथ होगा ही नहीं, वो हमारा मजाक उड़ाएगा, या वो हमारे इस चीज का फायदा उठा सकता है, या फिर अगला भरोसे के लायक नहीं है। हम या कोई नेगेटिव वे में समझेगा चीजों नहीं, को सोचेंगे। या कोई समझेगा हाँ, कोई नहीं। समझेगा नहीं। कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं एक टॉक्सिक सिचुएशन से, तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस ज्यादा कर रहे हैं, तो अब उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुका है। तो अब वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, और ना ही खुद पे विश्वास हो रहा है उनको कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, या हमारे जबकि साथ उनके कुछ अंदर अच्छा हो काबिलियत भी है। सकता है। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली, जबकि उनके अंदर वो काबिलियत, वो स्किल है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो खुद पे से भी विश्वास खत्म हो जाता है। यस। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जब वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, और फिर लोगों के साथ ओपन अप नहीं हो सकते हैं, या फिर लोगों से मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। अगर किसी एक ने धोखा दिया है, तो फिर हम बाकी सबको उसी तरीके से देखेंगे कि वो भी धोखा देगा हमको, वो भी हमारे साथ गलत ही कर सकता है। ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी तो हर जगह है। या और एक अगर और हम फैक्टर बात करें होता है इस चीज कि की। पेरेंट्स को ही अगर नहीं फर्क पड़ रहा है, तो बाकी दुनिया को क्यों पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा किसी को? एग्जैक्टली। ये भी एक फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली। कि बहुत बार ऐसे भी देखने को मिला है कि भाई बहन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या वही बोल रहे हैं कि अरे ये तो नाटक कर रहा है। ऐसे भी मरीज हमने देखे हैं जहाँ पे भाई बहन या पेरेंट कह रहे हैं कि ये इसका तो यही नाटक चलता रहता है। तो वो उसके ट्रस्ट को हिला देता है। तो वो दूसरे पे कैसे बिलीव कर सके? वो सोशलाइजेशन में
फिर फोकस नहीं करता। और दूसरा एक सिम्टम होता है कि लोगों से बात करने की इच्छा खत्म होने लग जाती है, जैसे डिप्रेशन में खास करके, या स्किज़ोफ्रेनिया में भी बात करें तो उसमें भी ये एक सिम्टम है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हर जगह होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एपेटाइट, कि खाने की इच्छा खत्म होने लगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल, लोगों से बात करने की इच्छा खत्म हो गई। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एकेडमिक एरियाज, कि हमको नहीं करना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम इच्छा खत्म हो रही है, पढ़ने का इच्छा ही नहीं हो रहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल एरियाज एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। ठीक है, कि रिलेशनशिप भी मेंटेन करने में आपको इच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो वो एक सिम्टम भी है कि इच्छा खत्म हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे लेकिन कहा जाता है कि सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने सिम्टम से फाइट करना है। अगर आपको मेंटल इलनेस के स्पेस से बाहर आना है तो आपको अपने सिम्टम से फाइट करना है। देयर आर रिस्पॉन्सेज, फाइट एंड फ्लाइट। हम्म। ठीक है, कि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फाइट करेंगे या हम फ्लाइट कर जाएंगे वहां से। ठीक है, हम्म। अगर हम फ्लाइट करेंगे तो सिम्टम्स और आएंगे। ठीक है, बढ़ते अगर हम जाए। फ्लाइट करेंगे तो पैनिक अटैक्स आएंगे हमें। ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकले तो वी हैव टू फाइट विद इट। हमें फाइट करनी है। अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। वेरी ट्रू। वो बहुत इंटरनल हाँ, फाइट होती तो है, वो सिर्फ उस इंसान को पता होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ उस इंसान को पता होता है जो फाइट कर रहा होता है। ठीक है, अब फाइट कैसे करना? फाइट करने के लिए बस सिंपल तरीका है कि आपका मन जो कह रहा है कि आपको ये करना है, आपको उसके विपरीत काम करना है सिर्फ। है। अगर आपका मन कह रहा है हमें लोगों से बात नहीं करना है, इच्छा नहीं हो रही है, तो उसी टाइम आपको बात करना है लोगों से, भले आप 5 मिनट कीजिए, ताकि वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक मिले। ओके। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आपको गाइड कर रहा है कि आपको नहीं बात करनी, बिकॉज आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, या लोग आपको समझेंगे नहीं। ये नेगेटिव थॉट है जो कि ये गाइड कर रहा है कि हमें लोगों से बात करने की इच्छा नहीं है। तो हम्म। आपको इस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना है। तो आपको उसी टाइम लोगों से जाकर बात करनी है, भले आप 5 मिनट करो, भले आप 10 मिनट करो, पर आप करो। आपको ये हो रहा है कि फोन कॉल्स बज रहे हैं पर हमें चूंकि बात नहीं करना, हम फोन नहीं उठाएंगे, बट आपको उसी टाइम फोन पिक करना है। जो फाइट करता है वो जानता है कि वो कैसे फाइट कर रहा है। हम ये भी मानेंगे इस चीज को कि वो एक इंटरनल फाइट जो होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। पर उस पेन को अगर हमने बेयर कर लिया तो लाइफ टाइम के पेन से हम रिलीव हो जाएंगे। पेनफुल होता है, नो डाउट। वेरी ट्रू, क्योंकि तुम्हारे सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स इतने डाउन चले गए हैं कि सिम्टम्स में ही लोगों हम्म, को खुद को हार्म करने का मन कर रहा हो सकता है, सुसाइड करने का मन कर रहा हो सकता है। तुम्हारा जो बिल्कुल। सिस्टम है वो तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट गाइड कर रहा है। एंड मुझे मेंटल इलनेस का सबसे डेंजर चीज ये लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे हम्म, खिलाफ काम करने लग जाता है, और बाकी सब तो हाँ तो फॉलोज ना, तुम्हारी बॉडी एंड एवरीथिंग हम्म एल्स जस्ट फॉलोज। हम्म हम्म दैट्स व्हाई हम्म इट्स। तो साइकोलॉजी में जैसे कहते हैं कि यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर, थॉट एंड इमोशंस। आपका खुद का कंट्रोल है। लेकिन मेंटल इलनेस में लोग ये मान जाते हैं कि मेरा थॉट मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भले आई हमें थिंक। साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं मगर हाँ। फिर भी हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारा ही कंट्रोल है, किसी और का कंट्रोल नहीं है। बट आई थिंक वहां पे हमारे जब। इमोशंस हमें गाइड नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। हम उन्हें कमांड कर सकते हैं। या बट आई थिंक जब ये न्यूरोकेमिकल लेवल, मतलब जब हम बोलते हैं कि न्यूरोकेमिकल लेवल इतनी वो हो गई है कि देन एक्चुअली उस इंसान के हाथ में नहीं होता वो, तब आई थिंक आपने जैसे एग्जैक्टली बोला कि एग्जैक्टली, मेडिसिन से हाँ। एटलीस्ट उसकी कंट्रोल में कुछ मेडिटेशन, तो आए। यस। हाँ, मेडिसिन बिल्कुल। वहाँ तो पहले इम्पोर्टेंट है। पहले चीजें थोड़ी स्टेबल हो, फिर आप कंट्रोल करना स्टार्ट करें। Yeah. So this brings me to the last question of today. Uh, that someone who is going through any of this, and if हम्म they come across this podcast, so how do they हम्म know that there is hope, and how is it that they will be able to find the light even during the darkest of times? How do they know that there is hope? क्या ओके, किया जा सकता है? सबसे पहले तो कि देयर इज अ होप, देयर इज ऑलवेज होप। ठीक है, लाइफ चाहे कितना भी वर्स्ट हो, हमेशा एक होप है, क्योंकि होप पे ही दुनिया टिकी है। अदरवाइज कल होगा, इस होप पे हम आज बैठे हैं। अगर ये होप खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म। ठीक है,
कल के होप पे हम सारी चीजें कर रहे हैं, किसी ने कल को नहीं देखा, बट कल के होप पे ही सारी चीजें हो रही है, तो देयर इज अ होप, यस। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब है कि लाइट, कि एक डार्केस्ट पीरियड में हम कहाँ से लाइट ढूंढ करके लेके आए। ठीक है। तो पहला लाइट तो वो है, दैट इज योर विल पावर, हम्म। जो कि हमें कहता है देयर इज अ होप, हम्म। उम्मीदें हैं, जिंदा हैं। जिस दिन आपका विल पावर मना कर दिया कि नहीं अब उम्मीदें, आप मरने से पहले मर गए। ठीक डिप्रेशन में है। वही होता है, आपकी विल लाइफ उस पावर दिन ही रुक अटैक। गई। हम्म। हाँ। तो वो विल पावर सबसे पहला लाइट है। और दूसरा लाइट है, दैट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड आर्ट। हम्म। क्रिएटिव एक्टिविटी और आर्ट करके आपको, क्यों क्रिएटिव एक्टिविटी एंड आर्ट, क्यों? क्योंकि देयर इज अ क्रिएशन, कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर ला रहा है, आपने कुछ क्रिएट किया। अगर आप मान लीजिए बहुत स्ट्रेस में बैठे हैं और आप बैठे बैठे 4 लाइन लिख लिए, फिर जब आप लिखने के बाद जब उसको पढ़ेंगे ना, तो अंदर से एक खुशी आएगी, आपको बड़ा अच्छा मैंने लगेगा, कुछ अरे वाह क्रिएट हमने लिख किया। दिया। हाँ। हाँ, हम्म। ये तो हम जानते नहीं थे कि हम लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये राइट। लिख लिया, तो अपने बारे में हमें एक नॉलेज हुआ कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सो। तो ये चीज है कि क्रिएटिविटी आपके लिए एक लाइट लेके आता है, आर्ट जो है वो एक लाइट लेके आता है, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी, सपोज कि पेंटिंग। कुकिंग हो गया या गार्डनिंग हो गया, कि आप हम्म। अगर गार्डनिंग कर रहे हो, पौधों के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हो, और जब उसमें फूल खिल कर आते हैं, या फिर वो ऐसे भी आप जब उसको देखोगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा सूदिंग फील करोगे। पहला तो कि वो एक नेचर है, नेचर। और दूसरा हाँ। आपने आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, और उससे जो रिटर्न जो चीजें आ रही है वो सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, वहाँ कुछ हार्म नहीं आ रहा है। वेरी ट्रू। ठीक है। वहां सो। पे कोई नेगेटिव थॉट वहां से नहीं आ रहे। वेरी ट्रू। आप कुकिंग कर रहे हैं सपोज, ठीक है, आपने कुछ बनाया, अच्छा अच्छा बना, तो आपने खाया, आपको भी अच्छा लगा, अगले ने भी तारीफ की, तो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम हमारा काम कर रहा है, कि हमको खुद के बारे में ये फील हुआ, जहाँ हम ये सोचने लग गए थे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम तो हार चुके हैं, तो वो रिवार्ड सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है कि अच्छा नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन डू, लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी। ठीक है। तो वो खुशी दे रहा है, वो एक लाइट आ रहा है। तो हमेशा एक वर्स्ट और डार्केस्ट पीरियड में क्रिएटिविटी और आर्ट जो है वो हमें एक लाइट की तरह देता है। हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, तो उनको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, अब ये है कि इंटरेस्ट है, जब किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो और वो आप करेंगे, तो आप उसको फील करके करेंगे, और जब यस। आप फील करके करेंगे तभी पॉजिटिविटी जनरेट होगी। ट्रू। आप ऐसे काम करने के लिए कर रहे हैं कि यार एक क्रिएटिव एक्टिविटी करना है, ठीक है, तो उसमें से पॉजिटिविटी उस लेवल पे नहीं आएगी, लेकिन जब आपका वो इंटरेस्ट है हम्म। और आप उसको फील करके कर रहे हो, तो उसमें से पॉजिटिविटी जनरेट होगी। या बस ये है कि आप फील करके कर रहे हो, उसको या। 100% फोकस के साथ कर रहे हो, तो वहां से नो डाउट पॉजिटिविटी जनरेट होगी। वेरी ट्रू। आई थिंक ऐसे टाइम पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरी कॉमेडी मेरे रेस्क्यू के लिए आ गई थी। सो माय कॉमेडी वाज ओके, ऑलवेज वेरी देयर फॉर माय रेस्क्यू। एंड लकीली बिकॉज आई एम अ राइटर, तो मेरे पास वो एक आउटलेट था गुड, वेरी गुड। हमेशा से, ओके। कि मैं जो भी होता था वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है डाइजेस्ट करने को, तो मैं आई यूज टू राइट इट आउट, प्रोसेस इट। वेरी गुड। वो एक चैनल मिल गया था मुझे हमेशा से। और होता क्या है कि कॉमेडी का बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए वो इतना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक इतना इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आता है, कि जहाँ इंसान सिर्फ उस चीज पे रोते बैठ सकता है पूरी लाइफ, वहां उसी चीज को देख के, एक थर्ड पर्सन में उसी पेन को देख के आज हम हंस पा रहे हैं उस चीज पे। एंड ये मैं बिलीव करती हूँ कि एग्जैक्टली। हीलिंग के लिए ना, हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये थेरेपी में भी बहुत बार ऐसे कराते हैं कि हमें थर्ड पर्सन बना के हमारे सिचुएशंस, हमारे उसको देखने बोलते हैं। एंड इन अ वे दैट बिल्कुल। इज दैट इज फनी। एंड एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड, नाउ यू आर लाफिंग एट दैट सेम मेमोरी, इट्स रिक्रिएटेड एंड रिफ्रेम्ड बाय द डॉक्टर इन योर यस, ब्रेन। तो ये यस। हुआ है। सो बेसिकली मैंने खुद हील किया है बाय टर्निंग माय पेन इनटू पावर एंड देन लाफ्टर। एंड यही है यस, यस, मनहित में जारी जो मेरा शो है, एग्जैक्टली। आपको पता है ओके। कि
तो मेरा जो इनिशिएटिव है मनहित में जारी, वो एक्चुअली एक स्टैंड अप स्पेशल है अबाउट ओके, हाउ आई वेरी डेल्ट विथ माय गुड। ओन इलनेसेस एंड इन ओ, बीमारियों के थ्रू मेरी जो जर्नी थी और मैंने इन चीजों को कैसे देखा और आज मैं कैसे इन चीजों से हील हुई बाय यूजिंग कॉमेडी. यस। So it's very, it's my purpose and it's my passion. And I dedicate this show to my dear brother, Pranav Mehrunkar. Actually, we lost him because of severe OCD. Um, and OCD में मुझे पता भी नहीं था कि इतने सीवियर लेवल पे OCD जा सकता है दैट लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है एंड ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं. एंड वैसे ही कुछ हुआ कि कुछ लोगों के किडनीज फेल हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिवर पे ऑर्गन्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ पीपल बिकॉज वो काफी टाइम से कंटामिनेशन के डर से खा पी नहीं पा रहे. तो मेरे भाई के केस में उसका हार्ट फेल हो गया एंड ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 20. तो बहुत शॉकिंग वेरी था. सैड। या इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस. बट आई थिंक उसके बाद मुझे बहुत क्लियर हुआ कि यही मेरा पर्पस है और मुझे इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है बाय ओके, यूजिंग माय आर्ट. ओके, Fortunately, I had a platform. Being an artist, being a comedian, I have a platform where I ओके, can वेरी actually गुड। talk about this and create awareness about it. So, इसीलिए ओके, मुझे मतलब आपको थैंक यू ओके, बोलना है कि आपने एक बहुत अच्छे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया आज. And it was it was actually lovely having you here, and it's our pleasure and we would love it if you come again and हम और भी podcasts करें to spread awareness about these बिल्कुल, issues. बिल्कुल, बिल्कुल। आई मस्ट से प्रियंका, आई हैट्स ऑफ यू, क्योंकि आपने जो करेज दिखाया है अपने डार्केस्ट पीरियड में अपने कॉमेडी को यूज करके और खुद को जो हील किया, दैट इज वेरी गुड। और आप इतने अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे हो, अवेयरनेस फैलाने के लिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ साइकियाट्रिस्ट, हम लोगों को पता है कि अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है। पर हम लोग अगर करें तो ये बहुत आम सी बात है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हो, ये जो आपने उठाया है कि हम अवेयर करेंगे, दैट इज वेरी गुड, दैट इज रियली वेरी गुड। Thank you. That's the एंड least I can do. नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप जब भी हमें बुलाओगे, हम जरूर आएंगे और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। Thank you so much. Thank you so much, Nagma ji. वेलकम, वेलकम प्रियंका। And thank you so much to the audience who is watching this podcast. And I hope आपको कुछ ना कुछ मिला हो. Please share it with your loved ones who you think might be going through something like this, or someone from their family might be going through something like this, so that they get something from here, some hope, some light that we are able to, spread in this world. And subscribe to this channel, and please, it's for a good cause, so do contribute as much as you can by spreading the word about this show. Hashtag Manhit Mein Jari. Thank you, Nagma ji. थैंक यू। Bye, everyone.